आपको बताएं, आम इंतखाबात के नताइज पर सियासी जमातों का अदम एतमाद है। जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक का नताइज मानने से इनकार। तीनों सियासी जमातों ने आज सुबह इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के एतराफ़ सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानने के लिए बात करेंगे। आज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आज इस एहतजाज की कॉल दे दी है, ऐलान कर दिया गया है, क्या होगा, क्या, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। जी हाँ, इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। आपको मेरे अकब में बैरियर्स नज़र आ रहे होंगे, जिससे साबित होता है कि सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। मैं थोड़ा सा इस सूरत हाल से पहले आपको ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सूबा सिंध के तमाम नताइज वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पे कराची के कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली के 47 नशस्तों के नताइज जारी कर दिए गए हैं। सरकारी तौर पे फॉर्म 47 के साथ ये नताइज इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह ने उसकी तस्दीक की है और कहा है कि सरकारी तौर पे ये तमाम के तमाम नताइज जो हैं कराची के जारी हो चुके हैं। अब उसके बावजूद भी सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि सियासी जमातों ने एहतजाज की कॉल दे रखी है। इन तीन जमातों ने अलग अलग ऐलान किया है कि आज दोपहर को यहाँ पर सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज होगा। इन तीनों जमातों का ये मौक़िफ़ है कि इलेक्शन के नताइज में धांधली की गई है, ज़बरदस्ती, और उनका कि इलेक्शन कमीशन के दुरुस्त नहीं थे, बेहतर नहीं थे। आज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा सिग्नल का मसला हो रहा है, हमें अपडेट करें। हमारे साथ मौजूद हैं। उनका बताना था कि जितने नताइज जो हैं, जो कुछ आ चुके हैं, मुकम्मल नताइज जो हैं वो वेबसाइट पर अपलोड हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात क्या थी वो बता रहे हैं। आज जमाली हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। आज इस अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, मैं आपको एहतजाज के बारे में बता रहा था। तो यहाँ पे सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर। दफ्तर को बैरियर्स लगाकर महफूज कर दिया गया है। पुलिस की मोबाइल है यहाँ, और पुलिस की नफरी बड़ी तादाद में यहाँ तलब कर दी गई है। और पुलिस का कहना है कि पुरअमन एहतजाज करने का हर किसी को हक है, अलबत्ता किसी भी किस्म का कोई भी वाक़या करने नहीं दिया जाएगा। तो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जो है इस वक्त इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में मौजूद नहीं है। अलबत्ता अब देखना यह है कि जब सियासी जमातें एहतजाज करती हैं तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का उनको रिस्पांस क्या होता है। इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि मजमूई तौर पे जो नताइज ज़ाहिर हो चुके हैं उसकी सूरत हाल कुछ इस तरह है कि सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे सामने आई है। उसने अभी तक 84 अकेले से 84 जनरल नशस्तें हासिल की हैं, जबकि MQM पाकिस्तान दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी पार्टी साबित हुई है, जिसकी नशस्तों की तादाद 25 कराची में है। लेकिन हैदराबाद से उन्होंने 28 कराची से हैं, हैदराबाद से 2 से 3 नशस्तें ली हैं उन्होंने। तो 30 के लगभग मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की नशस्तों की तादाद है। 2 जमात इस्लामी ने ली हैं, 2 जो हैं वो GDA ने सीटें ली हैं सूबाई असम्बली की। तो इस तरह आज़ाद 14 उम्मीदवार हैं, लेकिन उन आज़ाद में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से जीता है। 3 ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बगावत की थी, वो बेसिकली पीपल्स पार्टी के ही लोग हैं, लेकिन वो आज़ाद हैसियत से जीत चुके हैं। तो इस तरह 11 नशस्तें बचती हैं कराची से आज़ाद उम्मीदवारों की, जो PTI के सपोर्टर्स हैं। तो ये सूरत हाल है। मजमूई तौर पे सूबा सिंध में अकेले सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बना सकती है, लेकिन आज़ाद उम्मीदवारों से फिर भी राब्ते हैं। हमारी इतलात के मुताबिक आज से ही आज़ाद उम्मीदवारों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने राब्ते किए हैं, उनसे वोट लेने की जो है बात की है, जोड़ तोड़ शुरू कर दी है, ताकि सिंध की सूबाई असम्बली में मखसूस नशस्तें ज़्यादा से ज़्यादा हासिल की जाएँ। इस वक्त 84 या 85 नशस्तों पर 20 से ज़ायद मखसूस नशस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल जाएंगी। तो 105 और 110 के दरमियान पीपल्स पार्टी की मजमूई नशस्तों की तादाद होगी सिंध असम्बली में। तो उसको हुकूमत बनाने के लिए किसी और जमात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मजमूई सूरत हाल है सियासी और इंतज़ामी और सिक्योरिटी के लिए एहतजाज की तैयारियाँ ज़ोर शोर से हैं। अब तक कोई एहतजाज शुरू नहीं हुआ है। दोपहर 2 बजे
बजे और 2:30 बजे और 3 बजे का टाइम दिया हुआ है। अब देखना है कि ये एहतजाज जब शुरू होगा तो उस वक्त क्या सूरत हाल बनती है। अच्छा आजिज, सियासी जमातें जैसे जमात इस्लामी हैं और भी दो जमातें जो हैं उन्होंने ऐलान जो कर दिया है कि एहतजाज करेंगे। बेसिकली कौन कौन से हलकों पर धांधली के ज़्यादा इल्ज़ामात इन सियासी जमातों की जानिब से लगाए जा रहे हैं? जी देखें, जमात इस्लामी के अमीर जो हैं कराची के हाफिज़ नईमुर रहमान ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा था कि वो नताइज को तस्लीम ही नहीं करते हैं। उनका कहना था कि जमात इस्लामी तमाम अजला से जीत चुकी है। उन्होंने तो इस हद तक कह दिया था कि MQM को तो सिर्फ 5000 वोट पड़े हैं पूरे कराची से, जो मेरा ख्याल है दुरुस्त बात नहीं है। MQM ने इस वक्त जो है सूबाई असम्बली की 28 नशस्तें ली हैं और कौमी असम्बली की भी 16-17 नशस्तें ली हैं। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि उनको वोट ही नहीं मिले, लेकिन बहरहाल इन जमातों का ये मौक़िफ़ है जमात इस्लामी का कि जमात इस्लामी जीत चुकी है इलेक्शन, उसकी बहुत सारी नशस्तों पर उसको हराया गया है। इसी तरह TLP का मौक़िफ़ है, इसी तरह PTI का मौक़िफ़ है। PTI का मौक़िफ़ है कि उनके बहुत सारे नुमाइंदे जो हैं वो जीत चुके हैं, उनकी नशस्तें तब्दील करके MQM को दी गई हैं। जमात इस्लामी भी यही कहती है कि उनकी नशस्तें तब्दील करके MQM को दी गई हैं। बहरहाल अब किसने दी हैं ये तो हम नहीं कह सकते। फॉर्म 45 और फिर उसके बाद फॉर्म 47 जब इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया तो इसका मतलब है कि हतमी नतीजा आ चुका है, अब तो उसको तब्दील। लेकिन इसके बाद ये भी एक मरहला होगा कि ये सियासी जमातें अदालतों में जाएंगी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएंगी। हमारी इतलात के मुताबिक PTI और जमात इस्लामी ने तय किया है कि इन तमाम हलकों के नताइज को वो चैलेंज करेंगे अदालतों में। देखना है, आज वो एहतजाज की तैयारी करेंगे। उन्होंने कहा था कि धरने भी दिए जाएंगे, तो एहतजाज और धरनों के बाद फिर एक अदालती महाज है, ये सियासी जमातें उसमें भी जाना चाहती हैं। जी, लेकिन आजिज एहतजाज होंगे, जो प्रोसेस शुरू होगा, सियासी जमातें जो ऐलान कर चुकी हैं हमें एहतजाज करना है, लेकिन ये बताइएगा कि एहतजाज वगैरह करेंगे, प्रोसेस एक नया शुरू होगा, लेकिन इससे क्या नई हुकूमत बनने में कोई रुकावटें आएंगी और जो पॉलिसियाँ बनने जाएंगी क्या उसमें कोई रुकावटें होंगी? ये सब कुछ तो चलता रहेगा। नहीं, मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की कोई रुकावट आएगी। ये एहतजाज करना वैसे जमहूरी मुल्कों में सियासी जमातों का हक होता है। मैंने यही कहा था कि जब फॉर्म 47 जारी हो गए हैं, सूबाई इलेक्शन कमीशन ने आज सुबह कह दिया है कि 22 कौमी असम्बली के हलकों और 47 सूबाई असम्बली के हलकों समेत सूबा सिंध के तमाम 130 जो सिंध असम्बली के हलके हैं, 61 कौमी असम्बली के हलके हैं, इन तमाम हलकों के फॉर्म 47 जारी कर दिए गए। पूरे सूबे के नताइज ऑफिशियली जारी हो चुके हैं, तो अब ये नताइज तब्दील तो नहीं हो सकेंगे। हाँ, अलबत्ता इसमें एक अमल होता है, दोबारा कुछ हलकों में ये ज़रूर होगा कि वोटों की गिनती का अमल दोबारा शुरू करने की दरख्वास्त दी जा सकती है। ये एक अमल होता है कि वोटों की कुछ हलकों में, जैसे या कुछ हलकों के कुछ पोलिंग स्टेशंस पे जहाँ शक होगा, उन पोलिंग स्टेशंस के पे दोबारा जो है वोटों की गिनती ज़रूर हो सकती है। एक ये तरीका है। लेकिन या अदालतें अगर किसी सीट पे कोई ऑथेंटिक सबूत हैं, मुसद्दिक़ा सबूत हैं किसी जमात के पास, अगर वो अदालतों में पेश करती हैं तो अदालतें किसी हलके के नतीजे को रोक सकती हैं। मतलब इसके बाद एक फ़ाइनल मरहला होता है नोटिफिकेशन का। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तमाम कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी करना है, लेकिन अदालतें फिर उन नोटिफिकेशन को रोक सकती हैं, ये तो होता है। लेकिन जहां आपका सवाल है हुकूमत साजी, मैं समझता हूं कि हुकूमत साजी में ये कोई बहुत बड़ी रुकावट नहीं बनेगी, क्योंकि हुकूमत साजी यहाँ सूबा सिंध में तो वाज़े क्लियर हो चुका है कि 84 जनरल नशस्तें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। मखसूस नशस्तें मिला के 105 से 110 सीटें उनके पास अपनी बन जाती हैं। कोई दीगर जमात उनके साथ इत्तेहाद में शामिल ना भी हो, किसी जमात का वो सपोर्ट ना भी लें, तो भी वो हुकूमत बना सकते हैं। कराची से उनकी 10 सीटें हैं, कराची से अगर उन 10 सीटों को निकाला भी जाए तो भी 75 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ सिंध के दीगर अजला की बनती हैं। यानी जो सॉलिड सीट्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 72 का, ये 161 का ऐवान होगा। सिंध असम्बली का टोटल जो है 161 का ऐवान है। 72 लोग चाहिए होते हैं हुकूमत बनाने के लिए, जबकि 72 की जगह पे 105 से 110 तक सीटें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। तो कोई रुकावट नहीं बन सकती। हुकूमत
ये आसानी से, बल्कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसानी के साथ अपनी हुकूमत बना पाएगी। तो आज अगर ये तीनों जमातें, जमात इस्लामी, आज़ाद उम्मीदवार जो PTI के हैं और तहरीक लब्बैक, ये तीनों अगर जमातें मिल गई हैं और एहतजाज की कॉल दे चुके हैं, ऐलान भी कर दिया है, अगर मुल्क गिर एहतजाज तूल पकड़ गया और इसमें आम शहरी, आम आवाम भी शामिल हो जाते हैं, तो क्या ये नई बनने वाली हुकूमत के लिए टफ टाइम ये दे सकते हैं? देखिए, एहतजाज एक दो किस्म की सियासत होती है ना। एक होती है पार्लियामेंट की सियासत और दूसरी होती है सड़कों की सियासत। पार्लियामेंट की सियासत पार्लियामेंट के अंदर होती है, सड़कों की सियासत एहतजाज के ज़रिए होता है। अब पार्लियामेंट में तो जमात इस्लामी के पास सिर्फ 2 सीटें हैं, TLP के पास सिर्फ 1 सीट है और आज़ाद जो उम्मीदवार हैं PTI के सपोर्टर, उनके पास सिर्फ 10 सीटें हैं। इन सीटों को अगर हम मिला भी दें, या अपोजिशन की 2 GDA की सीटें हैं, इन तमाम सीटों को अगर हम मिला भी लें तो ये इन सीटों की तादाद 14 से 15 बनती है। यानी 161 के ऐवान में 14-15 सीटें होंगी अपोजिशन के पास। बाकी या MQM तो बहरहाल एहतजाज नहीं कर रही। दूसरे नंबर पे भी जो बड़ी जमात है वो MQM पाकिस्तान है। अगर MQM एहतजाज करती तो शायद कुछ फ़र्क पड़ सकता था असेंबली पे, ताकि चूँकि उनके पास अगर 30 सीटें हैं असेंबली की तो बड़ी बात है, या 30 से ज़ायद सीटें हैं तो वो तो इसका हिस्सा नहीं है एहतजाज का। जो छोटी जमातें हैं, छोटी जमातें मैं इस तरह कह रहा हूँ कि जिन्होंने असेंबली में सबसे कम सीटें ली हैं, वो जमातें एहतजाज कर रही हैं, तो उनका एहतजाज करना बहरहाल हक होता है, लेकिन इस एहतजाज से हुकूमत साजी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज इस हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से आज इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक एहतजाजी रैली। DIG साउथ जोन असद रजा ने इलेक्शन कमीशन के अतराफ सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया है। साउथ जोन पुलिस ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर बैरियर लगा दिए हैं। वहां की क्या सूरत हाल है, जानने के लिए बात करेंगे। अनुषा जाफरी ने हमें ज्वाइन किया है। अनुषा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर जो है वो 3 मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से आज जो है वो एहतजाजी रैली जो है वो निकाली जाएगी, जिसमें जो है वो TLP PTI है और जमात इस्लामी है, जिन्होंने आज जो है वो एहतजाजी रैली का ऐलान किया है, जो कि मुख्तलिफ जो मकामात से होकर इलेक्शन कमीशन ऑफिस जो है वो एक बड़ी रैली की सूरत में पहुंचेगी। उस पर जो है वो DIG साउथ जोन सैयद असद ने जो है वो सिक्योरिटी को जो है वो मजीद हाई अलर्ट कर दिया है। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि जो एहतजाज होगा, एहतजाज करने का पूरा हक है, लेकिन किसी को भी जो है वो सूरत हाल को खराब करने की इजाजत जो है वो किसी सूरत जो है वो नहीं दी जाएगी। जो साउथ जोन के जो बैरियर्स हैं, DIG साउथ के हुक्म के ऊपर जो है वो बैरियर्स वहां पर जो है वो लगा दिए गए हैं कि किसी को भी जो है वो इलेक्शन कमीशन के गेट तक भी जाने की इजाजत जो है वो नहीं है। आधा जो रोड है वो बैरियर लगाकर साउथ जोन पुलिस ने जो है बंद कर दिया। जी ठीक है, अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद रहेगा। आजिज जमाली भी हमारे साथ मौजूद हैं। आते जैसे कि अनुषा जाफरी हमें अपडेट कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक एहतजाजी रैली के पेश नज़र जो है सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर। क्या समझते हैं, हालात जो है वो कंट्रोल में रहेंगे, अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल रहेगी? जी हाँ, सिक्योरिटी तो हमें नज़र आ रही है। यहाँ पर पुलिस की 3 से 4 मोबाइलें लगी हुई हैं, बक्सरबंद गाड़ी लगा दी गई है और बैरियर्स लगा दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ। ये मेरे अकब में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये मेन गेट है। इस मेन गेट को बाकायदा बैरियर्स यहाँ से बंद कर दिया गया। यहाँ किसी का भी दाखिला नहीं होगा, यानी कोई भी अंदर नहीं जा सकेगा। इसी तरह मेरे इस साइड पे पुलिस मोबाइलों की एक लाइन लगी हुई है, पुलिस मोबाइलें खड़ी हैं। सिक्योरिटी तो सख्त कर दी गई है और मेरा ख्याल है कि हालात ख़राब नहीं होने चाहिए। एहतजाज करना सियासी जमातों का हक होता है। सियासी जमातें अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएंगी। मेरा तो ये ख्याल है कि शायद ये तीनों एहतजाज एक साथ जमा हो जाएं। कॉल सब ने अलग अलग दी हुई है, लेकिन वक्त सबका एक जैसा है। 3 बजे, 2:30 बजे, 2 बजे इस तरह का वक्त दिया है सियासी जमातों ने, तो इस तरह लग रहा है कि ये एहतजाज तकरीबन एक ही वक्त पे तमाम जमातों का हो जाएगा। तो एहतजाज होना बहरहाल जमहूरी हुकूमतों का हिस्सा है, एहतजाज करना भी चाहिए। अगर किसी को किसी फैसले से इख्तलाफ है तो उसके पास यही तो सियासी हथियार है कि वो एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा के उस फैसले से इख्तलाफ करे। तो ये 3 जमातें जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसलों से इख्तलाफ कर रही हैं, इसलिए अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर एहतजाज करने के लिए आ रही हैं। तो बिल्कुल आ जाएँ, एहतजाज करना उनका हक है।
لیکن احتجاج کر کے املاک کو نقصان پہنچانا، حالات خراب کرنا، پھر اس سے ایک دوسری امن و امان کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جو بہرحال معاشرے کے لیے مناسب نہیں ہے اور سیاسی جماعتوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. جی اچھا، آج جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں، کل تک ہم نے دیکھا ٹرینڈنگ پہ ایم کیو ایم تھے، پیپلز پارٹی سیکنڈ نمبر پہ تھی. آج ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ نمبر 1 پہ ہے، سیکنڈ پہ ایم کیو ایم ہے. ظاہر ہے اب تک کی جو تفصیلات ہیں، جو نتائج ہمارے سامنے ہیں، اس سے تو لوگوں نے ہی ان کو ووٹ ڈالے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں ان کا جو منشور تھا، کیا لوگوں نے اس پر اعتماد کر لیا ہے؟ جو منصوبے یہ بتا رہے تھے اپنے منشور میں، ہم بجلی دیں گے، سستی بجلی دیں گے، گیس کے مسائل حل کریں گے، سیوریج کا مسئلہ حل کریں گے، صاف پانی مہیا کریں گے، کیا ان سب چیزوں کے منصوبے جو ہیں وہ بن چکے ہیں؟ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے یہ لوگ بالکل تیار ہیں؟ جی، پہلے تو آپ کے سوال کا پہلا حصہ کہ کراچی میں ابھی بھی ایم کیو ایم ٹاپ پر ہے. یعنی میں آپ کو صبح سندھ کے ریزلٹس بتا رہا تھا، پارٹی پوزیشن بتا رہا تھا، لیکن کراچی کی اگر پارٹی پوزیشن لیں تو کراچی میں ایم کیو ایم نے 17 سیٹیں لی ہیں قومی اسمبلی کی، اور صوبائی اسمبلی کی 28 سیٹیں لی ہیں. تو کراچی کے ریزلٹس میں ایم کیو ایم اس وقت ٹاپ پوزیشن پر ہے، نمبر 1 پہ ہے. اور پھر دوسری پوزیشن پر پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جس کے پاس 7 جو ہیں قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور 10 جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں. لیکن اب جب کراچی سے نکل کر میں مجموعی صوبائی سندھ اسمبلی کی بات جب کر رہا ہوں، جن کے ووٹ سے اسمبلی میں حکومت بننی ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ٹاپ پر ہے. یعنی ان کے پاس صوبہ سندھ میں اس وقت 84 سے 85 سیٹیں ہیں. تو یعنی 130 ٹوٹل سیٹیں ہیں سندھ اسمبلی کی. 130 میں سے 85 ایک جماعت کے پاس ہیں، تو اس کی ٹاپ پوزیشن بنتی ہے صوبہ سندھ میں. نمبر 2 پہ، دوسرے نمبر پہ متحدہ قومی موومنٹ کی پوزیشن بنتی ہے سندھ اسمبلی میں. ان کے پاس 28 سیٹیں کراچی سے ہیں، 2 یا 3 حیدرآباد سے ہیں. تو اس طرح 30 سے زائد ایم کیو ایم کی سیٹیں بن جاتی ہیں صوبائی اسمبلی میں. تو نمبر 2 پہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے. نمبر 3 پہ بھی آزاد امیدوار ہیں، جن کی 10 سے 11 تعداد ہے، مجموعی طور پہ 14 ہے. چونکہ جس میں نے شروع میں بتایا تھا کہ 2 سے 3 ایسے ہیں جنہوں نے سندھ کے مختلف اضلاع میں پاکستان پیپلز پارٹی سے بغاوت کر کے الیکشن میں حصہ لیا تھا اور وہ جیت گئے. وہاں سے پیپلز پارٹی کے جو نامینیٹڈ امیدوار تھے وہ ہار گئے. جیسے اگر میں ان حلقوں کا آپ کو ذکر بھی کرتا چلوں تو گھوٹکی سے باری پٹافی پیپلز پارٹی کے ہار گئے ہیں، نادر اکمل لغاری جیت گئے ہیں، ممتاز جکھرانی جو ہیں وہ جیت گئے ہیں. وہ پیپلز پارٹی کے ہی تھے لیکن آزاد امیدوار کی حیثیت سے انہوں نے جیتا ہے. اسی طرح جام مہتاب ڈہر ہیں گھوٹکی سے، انہوں نے بھی آزاد امیدوار کی حیثیت سے جیتا ہے. یہ تین لوگ تو وہ ہیں جو بنیادی طور پہ ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے، لیکن پیپلز پارٹی کے نامزد امیدواروں کے مقابلے میں انہوں نے حصہ لیا تھا. میری اطلاعات کے مطابق ان تینوں سے پیپلز پارٹی کے آج ہی رابطے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں پیپلز پارٹی میں آ جائیں. تو 84 نشستیں تو اس وقت پیپلز پارٹی میں واپس آ جائیں. اور احتجاج بھی جو ہے آج اعلان کیا گیا ہے، 3 بجے احتجاج بھی ہوگا. دوسری جانب حکومت سازی جو ہونے جائے گی، اس پہ اس احتجاج کا کوئی بھی فرق پڑتا دکھائی نہیں دیتا. آج جمالی ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کرتے، بہت شکریہ. پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے NA 238 کے انتخابی نتائج کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. حلیم عادل شیخ نے بیرسٹر علی طاہر کے توسط سے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی. مزید جانتے ہیں، ممتاز جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ممتاز، اپڈیٹ کیجیے. دیکھیں جی، اس وقت میں موجود ہوں سندھ ہائی کورٹ کراچی میں. عام انتخابات کے بعد جو نتائج آئے ہیں ان میں سے جو قومی اسمبلی کے حلقہ 238 سے جو نتائج آیا ہے اس کو پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں حلیم عادل شیخ، جو آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑ رہے تھے، انہوں نے نتائج کو چیلنج کر دیا ہے. بیرسٹر جو علی طاہر کے توسط سے انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں یہ درخواست جو ہے وہ دائر کر دی ہے. بیرسٹر علی طاہر کے مطابق، جو کہ درخواست گزار کے وکیل ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ فارم 45 کے مطابق حلیم عادل شیخ نے حلقے میں 71,000 سے زائد ووٹ جو ہیں
हासिल किए थे, लेकिन फॉर्म 47 में नताइज जो हैं वो तब्दील करके MQ के उम्मीदवार को कामयाब करार दिया गया है। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में मजीद ये भी अख्तियार किया है कि उम्मीदवार जो है सादिक इफ्तार को 54,000 वोटों से कामयाब करार दिया गया है, जबकि फॉर्म 45 के मुताबिक हलीम आदिल शेख ने जो है 71,000 वोट हासिल किए थे। लिहाजा उन्होंने अदालत में ये दरख्वास्त दायर की है और इन नताइज को चैलेंज कर दिया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने पोलिंग एजेंटों के साथ धोखा कर दिया। 1,000 से ज्यादा उजरती पोलिंग एजेंट भर्ती किए गए। पोलिंग एजेंट भर्ती करने के लिए सोशल मीडिया पर इश्तिहार दिया गया। पोलिंग एजेंटों को मुआवजा अदा नहीं किया गया। मजीद जानते हैं आजिज जमाली से। आजिज, ये क्या मामला है? जी हाँ, ये एक अजीब बात हुई है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने एक इश्तिहार दिया था कि उनको पोलिंग एजेंटों की जरूरत है, तो खवातीन पोलिंग एजेंटों की बड़ी तादाद उन्होंने भर्ती कर ली थी। 1,000 से ज्यादा खवातीन पोलिंग एजेंट्स उन्होंने बुलाए थे अपना जो सूबाई दफ्तर है, और फिर उनको इलेक्शन के दिन वहाँ 6 बजे गाड़ियों में उठाकर पोलिंग स्टेशनों पे रखा गया था। पूरा दिन इन खवातीन ने ड्यूटी की वहाँ पर, लेकिन शाम को जब उजरत के लिए वापस आई तो उनको कहा गया कि दूसरे दिन उनको उनकी उजरत जो है जो 2,000, 2,500 और 3,000 तक, एक किसी को 3,000, किसी को 2,000, किसी को 2,500 रुपये हुआ था। लेकिन अब वो खवातीन आज एहतजाज कर रही हैं, उनके दफ्तर पहुंची हैं तो दफ्तर बंद पड़ा हुआ है। कुछ खवातीन ने सिटी 21 से रब्ता किया है, इमेज भी हमारे नाजरीन को स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। तो ये खवातीन वही खवातीन पोलिंग एजेंट हैं जो एहतजाज कर रही हैं, लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिला है अभी तक। ये सियासी जमातें इस तरह का काम करती हैं कि ये खवातीन को पोलिंग एजेंट भर्ती करके एडवर्टाइज दिया और भर्ती किया, फिर अभी उनको मुआवजा भी नहीं मिल रहा, जिस वजह से ये खवातीन एहतजाज कर रही हैं। तो किस तरह से इनको मुआवजा मिलेगा? ये किस तरह से जो है फाइल कर सकती हैं? इस तरह की जो इनके साथ धोखा हुआ है, कौन इनकी दाद रसी करेगा? मेरी 2-3 खवातीन से बात हुई है, तो एक इनमें एक ऐसी खातून है जिन्होंने एडवर्टाइज दिया और उन्होंने सबसे कोऑर्डिनेट किया, वो कोऑर्डिनेटर थी। उनका ये कहना है कि हमें अभी तक भी आसरे दिए जा रहे हैं कि आपको पेमेंट कर दी जाएगी, लेकिन इलेक्शन को तीसरा दिन है आज, अभी तक हमें पेमेंट नहीं की गई। और कहा यह जा रहा था कि आपको अकाउंट में पेमेंट भेज देंगे, लेकिन ना अकाउंट में पेमेंट हमें भेजा गया है, ना हमें जो है, जबकि हम आज खवातीन की बड़ी तादाद इनके सूबाई दफ्तर पहुंची तो दफ्तर का जो मेन दरवाजा है वो बंद पड़ा हुआ है, उसको ताला लगा हुआ है, वहाँ पर कोई है नहीं। वो इन खवातीन का कहना है कि फोन जो हमें नंबर जिनसे राब्ते थे उन सब के नंबर बंद पड़े हुए हैं। आखिर हम लोगों ने मेहनत की है, मजदूरी की है और तकरीबन पूरा दिन पोलिंग एजेंट के तौर पे काम किया है, तो हमें हमारी उजरत दी जाए। ठीक है आजिज जमाली, बहुत शुक्रिया। NA 234 PS 94 के इलाके कोरंगी 2.5 नंबर में पतंग की उड़ान, इलाके की दोनों नशिस्तों से MKM को कामयाबी हासिल, जबकि इलाके में मसाइल के अंबार मौजूद हैं। बिजली, गैस और पानी की किल्लत से इलाका मकीन अजियत का शिकार हैं। तफसीलात बताएंगे फरहान खान। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो मैं कोरंगी 2.5 नंबर के इलाके के अंदर मौजूद हूँ। इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो भरपूर रही है। अब जो है वो वादे पूरे करने का वक्त आता है। मसाइल की अगर बात करें तो इलाके में मसाइल जो है वो बेशुमार हैं। इलाके के अंदर जगह जगह जो है वो सीवरेज का नाकिस निज़ाम है, गलियाँ जो है वो गंदे पानी से भरी हुई हैं, रोडों का हाल जो है वो टूट फूट है, खस्ता हाली का शिकार है। जबकि उसी के साथ साथ जो है वो इलाके में गैस बहरान भी जो है वो शिद्दत इख्तियार कर रहा हुआ है। इलाके में गुज़िश्ता कई महीनों से जो है वो गैस जो है वो बहरान बढ़ता चला जा रहा है। रात के औकात में जो है वो खासकर जो है वो गैस के प्रेशर में जो है वो कमी का सामना भी देखना पड़ता है। इस वक्त जो है वो हम कोरंगी 2.5 नंबर के इलाके के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ इलाका मकीन भी मेरे हमरा मौजूद है। अगर इनसे मैं आपसे बात करवाऊँ तो इनसे तफसीलात लेने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइएगा सर, इलाके में क्या क्या बुनियादी मसाइल है? बुनियादी मसले सबसे पहले सीवरेज के मसले हैं हमारे, और गैस के मसले हैं। अच्छा, रोड तो आप देख रहे हैं हालत एरिया में ना, जो पहले जो हुकूमतें आई हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद नारा मार के चली गई। इंशाल्लाह अब जो नुमाइंदे हमारे आए हुए हैं ना, तो इन्होंने हमसे कहा है, कुछ वादे किए हैं, ये जो मसले मसाइल हैं हमारे, ये इंशाअल्लाह जल्द से जल्द ये हल होंगे। जी बिल्कुल, अब जो नुमाइंदे आए हैं उनसे इन्होंने वादे किए हैं कि इनके मसाइल जो है वो दरीना मसाइल जो है वो हल करेंगे। अगर मैं इस हल्के से उम्मीदवार की बात करूं तो इस हल्के की कौमी और सूबाई NA 234 और PS 94 से दोनों से जो है वो पतंग का पलड़ा जो है वो भारी है। दोनों नशिस्तों पर जो है वो MKM पाकिस्तान की जो है वो बढ़तरी हासिल है। इस वक्त जो है वो कुछ और इलाका मकीन में हमारे हमरा मौजूद है, इनसे भी तफसीलात लेते हैं। मुझे बताइएगा कि क्या
क्या जो है वो उम्मीदें हैं और क्या मसाइल हैं, क्या मसाइल हल होंगे इंतखाबात से नए उम्मीदवारों से? इंशाअल्लाह हम कोशिश करते हो शायद मेरा अंदर जो ये आए हैं नुमाइंदे ये करके देंगे हमें, और हमारे गटरों के ये सारे मसले इतने सालों से चल रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, नमाजी गुजर नहीं सकते, सामने नमाज है उधर भी नमाजी नहीं जा सकते, तो हम चाहते हैं अपने मोहल्ले के मसले हल करना, और इंशाअल्लाह ये नुमाइंदे आए इन्होंने वादा किया कि हम आपके मसले हल कर देंगे। हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं हमें चाहिए कि हमारे मोहल्ले के मसले हल हो जाए और हमारी सड़कें सही हो जाए, सीवरेज का निज़ाम सही हो जाए, बराबर हो जाए, ये काम चाहते हैं। जी बिल्कुल, इसी उम्मीद के साथ जो वो वोट दिया है कि सीवरेज के मसाइल हल जो जाए। इलाके में जो मस्जिद भी है, जगह जगह सीवरेज का पानी जो है वो नमाजियों को मुश्किलात का शिकार करता है। वोट इसी उम्मीद के साथ दिया है कि मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो इनके इलाके के जो वो मसाइल को हल करेंगे। इस वक्त जो है वो कुछ और इलाका मकीन भी है, उनसे भी तफसीलात लेते हैं। मुझे बताइएगा इलाके में गैस का मसला कब से? गैस का मसला मुसलसल 1 साल से है, जो कि वक्तन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन ये कि अब जो नुमाइंदे आए हैं उन्होंने हमसे वादा किया है कि इंशाल्लाह आपके जो है ये मसाइल हल करेंगे, और इस उम्मीद से हमने जो वोट दिया है इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छी बेहतरी होगी। जी बिल्कुल, उम्मीद है कि जिन मुंतखब नुमाइंदों को वोट दिया है वो इस इलाके की जो है वो दरीना मसाइल को हल करेंगे और बेहतरी करेंगे। कुछ और इलाका मकीन भी मौजूद है, इनसे भी तफसीलात देते हैं। मुझे बताइएगा क्या इलेक्शन से कितने मुतमईन है, क्या शफाफ इलेक्शन हुए हैं, मुंतखब नुमाइंदे आपके इलाके की बेहतरी करेंगे? बिल्कुल, जो है ना इलेक्शन तो अच्छे हुए हैं माशाल्लाह से, वो कोई यहाँ पे ना कोई लड़ाई झगड़े हुए हैं ना कुछ हुए हैं, बहुत सुकून से गुजरे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर जो है ना इस इलाके के अंदर हमें हमारे जो आए में जो है लोग हैं जिनको हमने जिताया है, उनने हमसे बोला है कि इस इलाके का सारा एक एक काम कराएंगे हम, वो पहले भी कराया है काम, तो हमें बड़ी उम्मीदें इन लोगों से, और हमारे लोगों को भी उम्मीदें हैं कि वो आएँ और इलाकों का काम कराएं, क्योंकि इलाकों का बहुत बुरा हाल है हमारे ना। जी बिल्कुल, इस वक्त जो वो इलाके का बहुत बुरा हाल है, लेकिन जो वो बहुत बुरा हाल है। फरहान खान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमें हमना निसार ने भी ज्वाइन किया है। हमना, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं, क्या मुश्किलात हैं लोगों को, क्या क्या मसाइल हैं वहाँ के? जी तो बिल्कुल, इस वक्त मैं मेन महमूदाबाद की सड़क पर मौजूद हूँ, जो कई अरसे से तबाहाली का शिकार है। यहाँ पे ना सिर्फ सीवरेज के मसाइल बल्कि यहाँ पे पानी की लाइन भी टूटी हुई है, जिसके बाद यहाँ के इलाका मकीनों को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे ना सिर्फ 1-2 मसाइल बल्कि मसाइल का अंबार है। ना यहाँ पर गैस है कई दिनों से, ना यहाँ पे बिजली की सहूलियात मुयसर है। इसके अलावा इजाफी बिल से यहाँ के इलाका मकीन काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। यहाँ पर जब बारिश होती है तो यहाँ पर नदी नालों का मंजर पेश कर रहा होता है ये इलाका। हमारे साथ बहुत सारे इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी मुझे बताइएगा, आप बताइएगा क्या क्या मसाइल आपके इलाके में? हमारे मसाइल में सबसे पहले तो ये यहाँ से जो एक आपको नज़र आ रहा होगा सारा टुकड़ा, इस पर 24 घंटे पानी बंद रहता है। गटर लाइन का बहुत बुरा हाल है। जब ये सीवरेज का निज़ाम डालते हैं तो बिल्कुल ऊपर पाइप रख के चले जाते हैं, जो कि किसी भी अगर कोई डंपर जाएगा तो बैठ जाता है, उसकी वजह से पूरे साल यहाँ पर पानी खड़ा रहता है। और यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि इसको कोई देखने वाला नहीं है, और कई दफ़ा इसकी कंप्लेनें हम मुख्तलिफ महकमों में कर चुके हैं, इसका कोई हल नहीं हो रहा। दूसरा, हमारे इलाके में गैस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आज तकरीबन 6 महीने से गैस नहीं आ रही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आम इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो चुका है, नताइज भी आ चुके हैं, जो जिसको मुंतखब किया है, क्या वो आपके इलाके के मसाइल हल करेंगे? आपको इसकी उम्मीद है? असल में बात यह है कि अब जो हमारे यहाँ से मुंतखब हुए हैं 104 से दानियाल अहमद MQM के जो नुमाइंदे हैं, उनसे हमारे को उम्मीद भी है, क्योंकि काफ़ी सालों बाद एक किरण जागी है हमारी, जो MQM के ज़रिए ही हल हो सकता है। सारी ज़िंदगी से हमारे इस इलाके का मसला MQM ही हल करी है, MQM ने हल किया है। तो 15 साल से 20 साल से जो हुक्मरान यहाँ बैठे थे, ना तो वो यहाँ आते हैं, वो जीतने के बाद नज़र भी नहीं आते। एक वाहिद जमात यहाँ MQM है जो जीतने के बाद नज़र भी आती है सड़कों पे और काम करती हुई भी दिखाई देती है। तो अब हमें उनसे ही उम्मीद है कि ये रोड के जो हमारे कई सालों के जो मसले मसाइल हैं, जो गटर का पानी हमारे घरों में आ रहा है और गैस की जो लाइन है, जहाँ गैस आनी चाहिए थी वहाँ गटर का पानी आ रहा है, तो उल्टा निज़ाम हो गया सारा। ना तो गैस है, और बिजली की लोड शेडिंग हमारी यहाँ एक सबसे बड़ा मसला जो है, सर्दी के अंदर भी हमारी यहाँ 1.5 घंटे की 4 दफ़ा लोड शेडिंग है, लियाकत अशरफ कॉलोनी नंबर 2 की, जो नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये इलाका लॉस में नहीं है, यहाँ पे बलोच कॉलोनी जो इलाका है वहाँ का जो PMT लगी हुई है उनकी, वो लॉस में, वो हमारे खाते में डाली गई है। उसका जो बोझ है वो भी हम अपने कंधों पे रख के चल रहे हैं, और लोड शेडिंग का शिकार है हमारा एला मोहल्ला पूरा। अच्छा मुझे आप बताइएगा, यहाँ पे पानी की लाइनों का क्या मसला है, जो अक्सर टूट फूट का शिकार रहती है, जिसकी वजह से आए रोज इस सड़क पर पानी ही पानी होता है? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो पानी का मसला था वो ये था कि पानी था ही नहीं। एक दौर में पानी आया रऊफ सिद्दीकी साहब के टाइम पे, इलाका जितना भी जो है सैराब हुआ। उसके बाद जब दूसरी माफियाज आई, उन्होंने कनेक्शन बेचना शुरू किए,
कनेक्शन की वजह से जहाँ जहाँ गैर कानूनी कनेक्शन हुए वहाँ पे गटर का मिक्स पानी आता है। गलियों ब्रांच लाइंस के अंदर पानी नहीं है इस टाइम। इलाके के अंदर जिस तरीके से पानी डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, एक लिमिट होती है कि 20 घर हैं तो 20 घर के हिसाब से जो है वहाँ पे पानी जाता है। अब 20 घर में से अगर 4 घर चोरी कर लिए जाएं तो फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम होते हैं। इलाका पानी के लिए तरस रहा है मेरे हिसाब से इस टाइम। मुझे ये बताएं ना कि आप पानी के लिए तरस रहा है, बिजली की फरहमी नहीं है, यहाँ पर गैस की फरहमी नहीं है। आप मुझे बताइएगा कि क्या और मसाइल हैं यहाँ पे इलाके में, क्यों मसले हल नहीं होते इतने अरसे से? क्योंकि बल्दियाती मसले भी बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या आप लोग बल्दियाती नुमाइंदों के पास नहीं जाते? सबके पास जाते हैं, मगर कोई भी जो है ना पहले सुनने वाला कोई भी नहीं था। अभी हम हर जगह पे हमने एप्लीकेशन दी हैं, उधर जाके जो है ना बोला है, सब कुछ किया, मगर उसके बावजूद साल 1.5 साल हो गया इधर जो यही तो नज़र भी नहीं आते जो यहाँ से विन किए हैं। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आवाम और इलाका मकीन जितने मौजूद हैं, इन्होंने अपने मसाइल बताएं कि यहाँ पे मसाइल का अंबार मौजूद है। गैस, बिजली, पानी, जो भी बुनियादी सहूलियात हैं यहाँ पे इनको मुयसर नहीं है, जिसके बाद यहाँ पे ना ये बल्दियाती नुमाइंदों से उम्मीदें करते हैं, लेकिन यहाँ पे MPA के लिए यहाँ पे MQM के नुमाइंदे जो हैं वो मुंतखब हुए हैं। अब इनको थोड़ी उम्मीद की किरण जागी है इनकी जानिब से कि शायद वो आएंगे तो वो इनके मसले हल करेंगे। बुनियादी तौर पे यहाँ पे जो मसला है महमूदाबाद की मेन सड़क का मसला है, जिसकी वजह से कई दूसरे मसाइल जो हैं जन्म ले रहे हैं, जिसके बाद जो है अक्सर ये लोग दरख्वास्तें जमा करवाते हैं, लेकिन मसाइल जूं के तूं हैं। इनकी उम्मीद है कि मुल्क में आम इंतखाबात हो गए हैं, अब जो मसला है बुनियादी मसाइल हैं वो लाजमी तौर पर हल होगा और बुनियादी इनके मसाइल लाजमी तौर पर हल हो, यही उनका कहना है, यही मुतालबा है इलाका मकीनों का। फरहान खान हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान, मज़ीद क्या क्या इनको मुश्किलात हैं? जैसे हमना बता रही थी, मसाइल जो हैं वो जूं के तूं हैं, बुनियादी सहूलियात से ही महरूम हैं, ना पानी, ना बिजली, ना गैस, और साफ़ पीने का पानी जो है अपना ही इनके जो नलकों में पानी आना चाहिए वही टैंकर के ज़रिए इनको बेचा जाता है। जहाँ आप हैं वहाँ मज़ीद क्या मसले मसाइल हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको हमने ने बताया कि बुनियादी मसाइल जो वो ताहाल हल तरफ है। इस वक्त जो है वो मैं कोरंगी 2.5 नंबर के इलाके के अंदर मौजूद हूँ। अगर मैं यहाँ पे मसाइल की बात करूँ तो मसाइल की जो है वो एक लंबी फहरिस्त है। गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ पे जो है वो सीवरेज का निज़ाम जो है वो धर्म बरम है। इलाके की जगह जगह जो है वो गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार है, साथ ही जो है वो जगह जगह वो सीवरेज का पानी जमा है, जिसके बायस जो है वो इलाका मकीन जो है वो शदीद दुश्वारी का शिकार है। जबकि इसी के साथ साथ जो है वो इस इलाके में जो वो गैस भी जो है वो नायाब हुई है। रात के औकात में जो वो गैस प्रेशर में जो वो खासा कमी का भी शिकार रहता है। इस वक्त जो वो कुछ इलाका मकीन भी हमारे हमरा मौजूद है, इनसे भी आपको तफसीलात लाते हैं। मुझे बताइएगा इलाके के अंदर कब से जो है वो सीवरेज का निज़ाम है और कब से ये मसला है? इलाके के अंदर सर ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि 2024 में हम खड़े हैं और 2024 के अंदर भी हमारे जो मसाइल हैं वो पानी, गैस, बिजली, गटर लाइनें, रोड, आज तक हम इससे बाहर ही नहीं आए। और हम बात करते हैं कि हम एटमी ताकत हैं, हमारे मुल्क का बड़ा नाम है, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज 2024 में भी हमारे मसाइल क्या हैं? तालीम पे कोई बात नहीं की जाती, एजुकेशन पे कोई बात नहीं की जाती, महंगाई पे कोई बात नहीं की जाती, क्योंकि हम इस मसलों से बाहर नहीं निकल रहे। आवाम बज़न हो गई है। कोई अपनी औरतें जो हैं वो अपनी बालियां बेच के बिजली का बिल भरती हैं, कोई अपने बच्चों की पढ़ाई ख़त्म करवा के गवर्नमेंट स्कूलों में डाला जाता है। हुक्मरान 25% लोगों के लिए पाकिस्तान बना है, 75% आवाम जो है वो भूख से मर रही है। इसका कोई पूछने वाला ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारे नुमाइंदे आते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इलाका मकीन काफ़ी परेशानी का शिकार है। फरहान खान हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब हमना निसार हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बल्दियाती मसाइल ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। लांढी नंबर 1 में सड़क पर सीवरेज का पानी जमा है। मस्जिद के सामने गंदे पानी से नमाजियों को मुश्किलात का सामना है। इलाके में मलेरिया फैलने का खदशा बढ़ गया है। अपडेट करेंगी राबिल अशरफ। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ लांडी नंबर 1 में। शहर कायद के बासी जो है मसाइल के अंबार में घिरे हुए हैं। इलेक्शन भी हो गए, मगर मसाइल जो है आवाम के अभी तक ना पहले हल हो चुके और ना अभी शायद हो सकता है कि उम्मीदें लोगों को वाबस्ता हों, लेकिन मसाइल जो है वो जूं के तूं हैं। मेरे कैमरामैन सजाद आपको दिखाते चले तो यहाँ पर मैं लांडी नंबर 1 में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो सीवरेज का पानी पूरी सड़क पर मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलाका मकीनों को, रिहायशियों को, राहगीरों को और साथ ही साथ जो नमाजी हैं यहाँ पर मस्जिद भी मेरे कैमरामैन आपको दिखाते
देखिए मस्जिद भी यहीं पर सामने मौजूद है और यहाँ पर जो नमाज़ी आते हैं उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे भी थोड़ी सी तफसीलात लेते हैं। मुझे बताइएगा भाई, ये पानी जमा है, मस्जिद भी सामने, कब से जमा ये पानी? एक महीना हो गया, 1 महीने से ऊपर हो गया और दरखास्तें लगा के जमात वालों को भी दरखास्त लगाई, TLP वालों को भी बोला, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई अमल दखल नहीं हो रहा है इस पर। अच्छा, मुझे भी बताइएगा, इलेक्शन पहले मसाइल हल हुए थे कुछ, अभी जो वोट वगैरह आप लोग ने मेरे ख्याल से दिए ही होंगे, तो क्या उम्मीदें हैं? कोई उम्मीद नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है इनकी, कोई भी उम्मीद नहीं है, किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनका यही कहना है कि गुज़िश्ता इलेक्शन में जो है उनके मसाइल हल नहीं हुए थे और आइंदा इंतखाबात में लोगों ने वोट तो दे दिए मगर मसाइल जो है आवाम को हल होते हुए नहीं नज़र दिखाई दे रहे। साथ ही साथ इस वक्त मैं आपको लांडी नंबर 1 की सड़क से रिपोर्ट कर रही थी, जहाँ पे मस्जिद भी बिल्कुल सामने है। यहाँ से राहगीरों को, नमाजियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ गंदे पानी के बायस जो है मलेरिया बढ़ने का भी खदशा पैदा हो गया। जी, साल नौ के पहले महीने में शहरियों से वारदातों का सिलसिला न रुक सका। नए साल के पहले माह में कराची के शहरियों से 2305 मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, साल नौ के पहले महीने में शहरियों से वारदातों का सिलसिला नहीं रुक सका है। नए साल के पहले माह में कराची के शहरियों से 2305 मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए। मज़ीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह से। शाहरुख, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए साल नौ के पहले महीने में भी शहरियों से जो वारदातों का सिलसिला था वो अभी तक जारी है। नए साल के पहले माह में जो है वो कराची के शहरियों से 2305 मोबाइल फोन जो है वो छीन लिए गए, जबकि जनवरी के महीने में सिर्फ 29 मोबाइल फोन शहरियों को जो है वो वापस किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक शहर में सिर्फ जनवरी के महीने में 50 अफराद को डकैती, मज़ाहमत और दीगर जो है वो वाक़यात में कत्ल किया गया, जबकि पिछले साल अगर दिसंबर की हम बात करें तो जो 2095 मोबाइल फोन जो है वो छीने गए थे, जबकि दिसंबर के महीने में अगर जनवरी का मुआवजा करें तो 210 मोबाइल फोन जो है वो इस महीने में ज्यादा जो है वो छीनने की जो है वो रिपोर्ट वाक़यात जो है वो रिपोर्ट हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सिंध हुकूमत ने महकमा बल्दियात में मजीद 16 ग्रेड के 640 अफसरान की नई भर्तियां कर दी कल। मजीद इस पर बात पहले कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे आज़ाद नूरी हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने महकमा बल्दियात सिंध में मजीद 640 जो है 16 ग्रेड के अफसरान की भर्तियां कर दी है। ये भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की गई है, ताकि इन भर्तियों के हवाले से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इन भर्तियों के हवाले से सिफारिश साबिका मुराद अली शाह की सरकार ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को अरसाल की थी, जिसके बाद इन उम्मीदवारों से टेस्ट दिया गया। टेस्ट में इन 640 उम्मीदवारों को पास करार दिया गया है। इन टाउन अफसरान को मुख्तलिफ टाउन कमेटीज में महकमा बल्दियात की जानब से इनके ऑफर लेटर जारी किए जाएंगे। इस वक्त तक 1176 अफसरान की भर्तियां कर दी गई, जिसमें 536 म्यूनसिपल अफसरान है 17 ग्रेड के और 117 जो है अकाउंट्स अफसरान है जिनकी भर्तियां कर दी गई। इनकी कुल तादाद जो है 1176 हो चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सूबाई असम्बली के हल्का PS 96 के उम्मीदवार जानशेर जनेजो ने इलेक्शन नताइज को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। मज़ीद बात करेंगे, मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में सूबाई असम्बली के हल्का PS 98 के उम्मीदवार शान जनेजो ने भी इलेक्शन नताइज की चैलेंज कर दिए हैं। ये आज़ाद हैसियत से PS 98 से जो है उन्होंने इंतखाबात लड़े थे। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में मौका पख्तारी किया कि फॉर्म 45 के मुताबिक उन्होंने 12,100 जो है 67 वोट हासिल किए थे, जबकि MKM के उम्मीदवार अरसलान परवेज ने सिर्फ 17,000 जो है 1772 वोट हासिल किए। लिहाजा उनका मौक़िफ़ है कि फॉर्म 47 में MKM के उम्मीदवार को कामयाब करार दिया गया। लिहाजा अदालत से दरख्वास्त है कि फॉर्म 47 को कालादम करार दिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।